तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी में हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम अभी तक डीएनए की बात कर चुके हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन की बात कर चुके हैं, आरएनए का हम जो है बेस मॉडल जान चुके हैं, और हम जान चुके हैं क्या होती है प्रॉपर्टीज एक जेनेटिक मटीरियल की, जो कि निकला डीएनए। तो डीएनए को जेनेटिक मटीरियल बताने के बाद और डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस बताने के बाद हम आते हैं अपने सेंट्रल डॉगमा के सेकंड प्रोसेस, जो कि होता है ट्रांसक्रिप्शन। जो कि होता है ट्रांसक्रिप्शन। अब हम देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन को हम कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर है ना तीन चीजें होंगी। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर तीन चीजें होंगी। पहला होगा प्रमोटर, मतलब जो प्रमोट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। फिर होगा स्ट्रक्चरल जीन, मतलब जो स्ट्रक्चरली काम करेगा किसके ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, स्ट्रक्चरल जीन लगाएंगे हम। और फिर आएगा एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, अपना टर्मिनेटर। यानी प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, इन तीन कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को कर पाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन को कर पाएंगे। तो अब जरा इधर एक लाइन बनाते हैं और इधर भी एक लाइन बनाते हैं। ये क्या है, ये डीएनए की लाइन है। डीएनए का सिंथेसिस किस तरफ को होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, और इसमें भी कहा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। और जब हम इसको इधर से यहां पर एक बॉक्स बनाते हैं, ये रहा, सेम इधर भी एक बॉक्स बनाते हैं जो कि ये रहा। तो ये दो बॉक्सेस के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर एक, यहां पर एक, ये क्या है, ये है हमारा टर्मिनेटर। ये है हमारा टर्मिनेटर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाला टर्मिनेटर नहीं, ट्रांसक्रिप्शन वाला टर्मिनेटर। और ये क्या है हमारे पास, ये है प्रमोटर। ये है प्रमोटर। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बाद जो बीच में एरिया बच गया, ये है हमारे पास स्ट्रैंड। ये हमारे पास स्ट्रैंड है। तो जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये इसे हम कहते हैं टेम्पलेट। इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये जो नीचे वाला है, इसे कहते हैं हम अपना कोडिंग स्ट्रैंड। इसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उसकी पोलैरिटी ऐसे देखी जाती है, ऐसी देखी जाती है प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम इंटू 5 प्राइम एंड। और कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम एंड। और तो इससे हमें पता चल गया कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये क्या कहलाया हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। ये क्या कहलाया हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। अब जरा एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं किधर, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। पूरा इधर समझते हैं, क्योंकि आई गेस इसके बाद तो मैंने डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स लिखा हुआ है। हाँ, तो ट्रांसक्रिप्शन देखना है हमें किसमें, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक अपना डीएनए बनाएंगे। ये ऐसे, ये ठीक है। एंड वाला पोर्शन थोड़ा सा इरेज कर देते, बस इतना काफी है। ये हमारे पास हमारा डीएनए है। जरा अब इनके बेस पेयर्स बना देते हैं। तो ओहो,
अब ठीक है, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 बन गए। अच्छा अभी 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ये जो मैं कर रहा था ये क्या था? 1 2 मतलब प्यूरीन बेसिस, प्यूरीन बेसिस डबल बॉन्डेड होते हैं, AT GC, ये एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन डबल बेस से जुड़ा होता है। एक प्यूरिन्स क्या होते हैं डबल बेसिस, और पिरिमिडीन्स होते हैं ट्रिपल बॉन्डेड वाला और डबल बॉन्डेड वाला। ये तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था DNA के टाइम पे। तो इधर क्या खास होता है, इधर एक रीजन होता है ऐसा, लेट सपोज मैं इस रीजन को बोल दूं ये हमारा प्रमोटर रीजन है, ये है प्रमोटर रीजन। तो अब इनके पास क्या होता है, ये आगे बढ़ेगा, इनके पास एक सिग्मा फैक्टर होता है। ये जो सिग्मा फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, इसमें हम एक सिग्मा फैक्टर इंड्यूस कराते हैं, सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर काम क्या करता है, फाइंड दी प्रमोटर रीजन, फाइंड दी प्रमोटर रीजन। इस प्रमोटर रीजन को ये फाइंड करेगा, इस प्रमोटर रीजन को ये सिग्मा फैक्टर फाइंड करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेगा ये प्रमोटर रीजन, यहां पर थोड़ा नीचे वापस से व्हाइट कलर लेते हैं, वापस से ऐसे बनाते हैं अपना डबल स्ट्रैंडेड DNA। इस बार मैं वो नहीं बनाऊंगा, ये जो बेसिस बनाए थे ये वो नहीं बनाने वाला मैं। और वापस से रेड कलर पे क्या होगा, यहाँ ये जो सिग्मा फैक्टर था ये इधर आ जाएगा, ये जो सिग्मा फैक्टर था ये इधर आ जाएगा, सिग्मा फैक्टर इधर आ गया, सिग्मा फैक्टर ने फाइंड करा प्रमोटर रीजन यहाँ है, सिग्मा फैक्टर इधर उठ के आ गया। अब इस सिग्मा फैक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर के यहां आते ही with the help of sigma factor, with the help of sigma factor RNA पॉलीमरेज, ये तो पता होगा ना, RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो RNA को ट्रांसक्राइब करवाता है DNA से। RNA पॉलीमरेज अटैच टू प्रमोटर रीजन, अटैच टू प्रमोटर रीजन, ये प्रमोटर रीजन की तरफ अटैच हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज, ये कॉमा है, ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा, अब एक लास्ट स्टेप है ना, तो एक काम करते हैं इधर ही बता देते हैं क्योंकि आगे पेज पे जगह नहीं है, यहीं कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था। वेल चलो लेट्स ट्राई। अब क्योंकि वैसे मेरे को कुछ लिखना तो है नहीं, तो यही देखने का ट्राई करते हैं। हाँ ये ठीक है। अब यहाँ ये बड़ा सा क्या हो गया है ना, अब ये तो सेम रहा, बट अंदर क्या हुआ, अंदर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास RNA पॉलीमरेज जो अंदर था वो, मतलब जो बाहर था प्रमोटर रीजन की तरफ, वो टर्मिनेटर की तरफ बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, और RNA पॉलीमरेज अंदर आ गया, RNA पॉलीमरेज DNA के अंदर है। और यही DNA के अंदर होने के बाद इसने क्या करा, इसने यहां से ये क्या निकला हमारा mRNA, mRNA यहां से इसने बाहर निकलवा दिया, इंड्यूस करवा दिया बाहर। और जैसे ही RNA पॉलीमरेज अंदर जाता है तो जो सिग्मा फैक्टर होता है वो अपने आप बाहर आ जाता है, सिग्मा फैक्टर अपने आप बाहर आ जाता है, सिग्मा फैक्टर तो बाहर ही है ना। और ये प्रोसेस होता है इलोंगेशन का। अच्छा अब इलोंगेशन के बाद तुरंत क्या होता है इधर,
तो आओ जरा बताते हैं यहाँ क्या होगा। अब ऐसे साइकिल पूरी करते हैं, खत्म करते हैं। अब वापस से ये ऐसे, हाँ, अब ये रहा डीएनए। तो और क्या हो गया इसके साथ साथ, आरएनए हमको अलग मिला, ये रहा हमारा एमआरएनए। और साथ साथ में क्या हुआ, हमको हमारा आरएनए पॉलीमरेज भी बाहर आ गया। फिर डीएनए से उसको आरएनए को बना के आरएनए पॉलीमरेज भी बाहर है, सिग्मा फैक्टर भी बाहर है। तो ये हमारे पास फुल ट्रांसक्रिप्शन हो गया यूकैरियोट्स का, फुल ट्रांसक्रिप्शन हो गया यूकैरियोट्स का। तो अब यहां पर ये टर्मिनेशन, जैसे इलोंगेशन, प्रोमोटर रीजन किसने ढूंढा था, सिग्मा फैक्टर ने। तो एक और फैक्टर हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं ये है रो फैक्टर, ये है रो फैक्टर। ये क्या करते हैं, फाइंड दी टर्मिनेटर रीजन। तो सिग्मा फैक्टर की वजह से आरएनए पॉलीमरेज आरएनए डीएनए के अंदर घुसा था, और रो फैक्टर की वजह से वो रो फैक्टर क्या करते हैं, वो टर्मिनेटर रीजन ढूंढते हैं और उसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से बाहर आता है। तो रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर आपको पता चल गए। सिग्मा फैक्टर की वजह से क्या होता है, इधर लिखना चालू करते जरा। बिकॉज ऑफ सिग्मा फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन चार्ट, ट्रांसक्रिप्शन चार्ट्स, ट्रांसक्रिप्शन चार्ट होती है। और बिकॉज ऑफ रो फैक्टर, बिकॉज ऑफ रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट्स, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट। ये हमारे पास फुल ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम जरा आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखने के लिए। क्या, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अब हम पढ़ने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा इसके प्रोकैरियोट से आसान है, क्योंकि उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो चीजें जो हमें याद रखनी है। तो जरा बनाना चालू करते हैं ऐसे। हाँ, और दूसरा ये। तो रेड वाइट हम आपको दिख रहे होंगे, है ना, मैंने जो बनाए। अच्छा, अब इसमें से जो ये रेड है, ये बाहर की साइड्स हैं, तो बाहर की साइड वालों को कहते हैं हम एक्सॉन, एक्सॉन। और जो अंदर की साइड है व्हाइट वाले, उन्हें हम कहते हैं इंट्रॉन, उन्हें कहते हैं हम इंट्रॉन। ये है हमारा 5 प्राइम, नहीं इधर से, इससे नहीं, ऑरेंज से दिखाते हैं। ये हमारा 5 प्राइम एंड, ये हमारा 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ये क्या है हमारा, ये है आरएनए, है ना, ये है एचएन आरएनए, एचएन आरएनए, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात आगे बढ़ते हैं जरा साइकिल में। हाँ से इसमें क्या होंगे, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, इंट्रॉन्स जो कि इनएक्टिव है, इनएक्टिव है इनका स्टेटस, ये कुछ काम नहीं कर रहे अंदर, आर रिमूव्ड, आर रिमूव्ड। इंट्रॉन्स तो रिमूव हो गए। अब क्या रहेगा, सिर्फ सिर्फ एक्सॉन्स रहेंगे, सिर्फ एक्सॉन्स रहेंगे, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दोनों में ही, है ना। अब सिर्फ एक्सॉन्स रहेंगे। और ये एक्सॉन्स रहने के बाद क्या होता है, अब जैसे एचएन आरएनए था, अभी एक्सॉन्स की वजह से क्या हो गया, इंट्रॉन्स रिमूव होती, ये क्या बन गया, ये हमारा मैसेंजर आरएनए बन गया। और हमको मैसेंजर आरएनए ही तो बनाना होता है ट्रांसक्रिप्शन में, मैसेंजर आरएनए। अब क्या होता है इसमें, कहाँ से कैसे करें, यहाँ से एक और स्टेप। अब इसमें होती है हमारे पास क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग एंड टेलिंग बोलते हैं अगर कैपिंग है। अच्छा, तो इंट्रॉन्स का रिमूव होना क्या होता है, यहाँ पहले एक काम करते बता देते हैं। इंट्रॉन्स का रिमूव होना कहते हैं स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। अब यहाँ पर क्या होगा,
इरेजर, यहां पर होगी कैपिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग एंड टेलिंग, तो कैपिंग का मतलब क्या होता है, जरा कैपिंग का मतलब जानते हैं। कैपिंग मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड टू 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड की तरफ गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट GPPP, तो जी और सारे कैपिटल पी जो हैं वो इसके नीचे आ गए, वो है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, चाहो तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हो। तो वो आते हैं। और टेलिंग का मतलब क्या होता है ना, तो कैपिंग मतलब क्या हुआ, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आया, और टेलिंग में क्या होगा, पॉली ए टेल, पॉली ए टेल, ये कहाँ ऐड होएगी, पॉली ए टेल एडेड टू 3 प्राइम एंड, एडेड टू 3 प्राइम एंड, ये हमारे पास टेलिंग हुई। अब ये जरा हम टेलिंग करके देखते हैं। यहाँ टेलिंग के बाद इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास mRNA बना था, इसके इस पोर्शन पर, तो इस पोर्शन पर क्या बन गया हमारे पास, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, और इसके इस पोर्शन पर पॉली ए टेल आ गई, पॉली ए टेल यहां आ गई, और यहां पर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना, और ये हमारा 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड था, और यहां से ये अलग हो गया स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड अलग हो गया। तो ये पूरा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जो कि आपको उसमें दे भी रखा है एनसीईआरटी में। अच्छा, अब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी समझ गए, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी समझ गए। टीआरएनए वाला जो है, ये इसमें मेरे को कुछ बताना नहीं है, क्योंकि ये जो है एज इट इज एनसीईआरटी में जो है गिवन है बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई ऐसा सच पॉइंट नहीं है। बस इसमें एक ही चीज बतानी है कि टीआरएनए में एक एंटी कोडॉन लूप होता है, टीआरएनए हैज एन एंटी कोडॉन लूप, हैज एन एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप है इसमें पैरेलल टू डीएनए स्ट्रैंड, पैरेलल टू डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड के पैरेलली क्या है, एक एंटी कोडॉन लूप है किसमें, टीआरएनए में। और ये क्या करता है, ये एक और पॉइंट बता देते हैं, टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर एवरी अमीनो एसिड, टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, फॉर ईच अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मतलब जो एसिड है और उनमें अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो होते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। तो ये हो गए टीआरएनए वाले हमारे पास अडेप्टर मॉलिक्यूल्स। अब टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन सारा एनसीईआरटी की लाइंस पे ही है। इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो है हमारे पास जेनेटिक कोड, वो है हमारे पास जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे मतलब पॉइंट्स है। सबसे पहले तो इसके साइंटिस्ट का नाम देखते हैं, तो जेनेटिक कोड से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं वो देखते हैं। साइंटिस्ट, तो सबसे पहला साइंटिस्ट है हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना। स्पेलिंग अच्छे से देख लेना क्योंकि ये दिक्कत होती है। हरगोबिंद खुराना। और दूसरे साइंटिस्ट हैं जॉर्ज गैमो, जॉर्ज गैमो। ये दो साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से जेनेटिक कोड हमको मिला। और अब इसके बारे में जरा थोड़ी सी कोडॉन के बारे में बात करते हैं कि कोडॉन को किस तरीके से हम जो कुछ पॉइंट्स में लिख पाते हैं। तो टोटल कोडॉन हमारे पास है, टोटल कोडॉन हमारे पास है 64, जिसमें से हमारे पास कोडिंग कोडॉन कितने हैं, कोडिंग कोडॉन मतलब जो कोड करेंगे, कोडिंग कोडॉन हमारे पास है 61। टॉप कोडॉन हमारे पास है, टॉप कोडॉन हमारे पास है 61 हो गए 3। अच्छा, अभी 3 कौन कौन से हैं, 3 स्टॉप कोडॉन, इनका नाम आपको याद रखना है। 3 स्टॉप कोडॉन, UAG, UGA
एंड UAA। U मतलब यूरेसिल, A मतलब एडेनिन, G मतलब ग्वानिन। तो UAA, UGA, UAG हमारे पास जो है ये हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स हैं। और कोडॉन हमेशा अकर करते हैं ट्रिपलेट्स में। कोडॉन always occurs in triplet, always occurs in ट्रिपलेट। ये हमेशा ट्रिपलेट में ही अकर होंगे, कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट में ही अकर होंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, बहुत मतलब बेसिक सी चीजें, जो कि कोडॉन्स आर रिटन इन कंटिगुअस मैनर। ये होगा कोडॉन्स आर रिटन इन कंटिगुअस मैनर। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कंटिगुअस मैनर। अब ये कंटिगुअस का मतलब क्या हुआ? कंटिगुअस मैनर मतलब इनके अंदर कोई पंक्चुएशन नहीं लगेगा लिखते हुए। कंटिगुअस मैनर का मतलब क्या होगा? कंटिगुअस मैनर मतलब विदाउट एनी पंक्चुएशन, विदाउट एनी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यानी कॉमा, कोलोन वगैरह कुछ नहीं लगेगा इसमें, पंक्चुएशन नहीं लगेगा इनमें। ये होता है हमारे पास जेनेटिक कोड जो हम लिखते हैं, ये हमारे पास हमारे जेनेटिक कोड होते हैं जो हम लिखते हैं। अच्छा, जेनेटिक कोड के बाद अब क्या है हमारे पास, आगे लिखते हैं जरा। जेनेटिक कोड के बाद हमारे पास आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हमारे पास टोटल 3 टॉपिक्स बच रहे हैं बस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और साथ साथ में फिर लैक ओपेरॉन। 3 टॉपिक्स बच रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग discovered by Alec Jeffrey, discovered by Alec Jeffrey, Alec Jeffrey, एलेक जेफरी। इसके बारे में अब जरा देखें। एलेक जेफरी, इन्होंने तो ये डिस्कवर कर ही लिया था। अब एलेक जेफरी ने क्या यूज करा? एलेक जेफरी ने यूज करा डीएनए विच शोज हाई पॉलीमॉर्फिज्म, यूज्ड डीएनए which show high polymorphism, which show high polymorphism, high polymorphism, polymorphism। और अभी तक आप इतनी बायोलॉजी पढ़ चुके होंगे कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब पता चल जाए, कोई एक नया शब्द नहीं होगा आपको पॉलीमॉर्फिज्म वाला बताने का। हाई पॉलीमॉर्फिज्म ये शो करेंगे। तो इसने क्या यूज करा, इसलिए देयरफॉर यूज सैटेलाइट डीएनए, इन्होंने सैटेलाइट डीएनए का यूज किया, सैटेलाइट डीएनए का इन्होंने यूज किया अपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली टेक्निक में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली टेक्निक में सैटेलाइट डीएनए का इन्होंने यूज किया। तो सैटेलाइट डीएनए, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है जरा वो भी बताते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब विच इन्वॉल्व 1 or 2 or more variants of a particular DNA sequence। पॉलीमॉर्फिज्म, बार बार ऑरेंज क्यों निकलता है? हाँ, which have 1, 2 or more variant of DNA sequence, जिस भी डीएनए सीक्वेंस में 1, 2 और 3 से ज्यादा वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे वो हमारे पास क्या है, हमारा वो है क्या बोलते हैं उसे, पॉलीमॉर्फिज्म वाला डीएनए सीक्वेंस। तो अब आता है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये 13 इयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट था, 13 इयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट है ये, 13 इयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट, और started at 1990, started in 1990 में हुआ था और 2003 तक ये चला था। 1990 में शुरू हुआ, 2003 तक ये चला। और इसके बाद इसके बारे में और क्या क्या दे रखा है हमें, इसमें कुछ कंट्रीज जो इसमें पार्ट ले रखी थी, जापान,
यूएस, कनाडा, जर्मनी, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, एटसेट्रा लिख के छोड़ रहा हूं। इसके आगे एनसीईआरटी में देख लेना, तो इन्होंने और क्या देखा इसमें, जापान, यूएस, कनाडा, जर्मनी वगैरह तो थे इसमें, और इनका जो मेथोडोलॉजी था ये क्या था, इन्होंने निकाला $3 पर बेस पेयर। जो इनका मेथोडोलॉजी का प्राइस था, मेथोडोलॉजी नहीं लिख सकते इसे, हाँ प्राइसिंग लिखते हैं, मेथोडोलॉजी तो अलग है। तो इसकी जो प्राइसिंग थी वो क्या थी, प्राइसिंग पर बेसिस क्या थी, $3 पर बेस पेयर्स, $3 निकली पर बेस पेयर्स में, $3 निकली पर बेस पेयर्स में। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने थे इसमें, 3 × 10⁻9 बेस पेयर्स थे, 3 × 10⁻9, मतलब 10 को 10 से 9 बार मल्टीप्लाई करके और फिर एंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने बेस पेयर्स थे। और हर एक को फिर उसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या थी। तो इसके अंदर हमको क्या पता चला, इसका जो मेथोडोलॉजी थी उसमें क्या था कि ये दो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं होस्ट की तरह, या तो बैक्टीरिया को या फिर यीस्ट को। तो बैक्टीरिया को जब यूज कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के टाइम जो होस्ट है तो वेक्टर क्या है, अगर होस्ट बैक्टीरिया है तो वेक्टर है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और अगर ईस्ट है तो है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये इनकी मेथोडोलॉजी थी। अच्छा, मेथोडोलॉजी के बाद इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमको किसमें मिले थे, वो हमको मिले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब लोगों ने करा, तब उन्हें कुछ चीजें जो पता चली, तो उनके बारे में जरा लिखते हैं। ह्यूमन जीनोम, एवरेज जीन और लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, टोटल नंबर ऑफ जीन, और मोर देन 50% ऑफ जीन क्या है, ये तो अननोन है, हमको अभी भी मोर देन 50% ऑफ जीन्स का काम नहीं पता चला। और 99.9% जीन्स जो होते हैं, जीन्स आर सेम इन एवरी ह्यूमन, इन एवरी ऑर्गेनिज्म, या पहले चलो ह्यूमन ही लिख देते क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तो ह्यूमन, तो ह्यूमंस के अंदर 99% जो जीन है वो सेम है, और जो 99.9%, तो जो 0.01% का चेंज है उसी की वजह से सब लोगों की शक्ल एक दूसरे से अलग है, सबकी हाइट एक दूसरे से अलग है, और सबकी आंखें और जो भी चीजें, जितनी भी चीजें जो अलग है वो उस 0.01% के वेरिएशन से ही आ गया। सिर्फ 0.01% के वेरिएशन से ही इतना चेंज हर एक इंसान के शरीर के अंदर देखने को हमें मिल गया। तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने निकले थे, 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने निकले थे, 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन्स हमारे पास 30,000। और फिर क्या है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है उसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन निकला डिस्ट्रोफिन, नाम याद रख लो डिस्ट्रोफिन। अगर टिक द करेक्ट में आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो डिस्ट्रोफिन जो है वो याद रखना है। और डिस्ट्रोफिन के बाद सबसे ऊपर है एवरेज जीन। एवरेज जीन कितना निकला, 3000 बेसिस का एवरेज एक जीन निकला। और ह्यूमन जीनोम में टोटल 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस थे। 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस थे, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो हमारे पास कंक्लूजन निकले। अच्छा, डिस्ट्रोफिन में, अच्छा टोटल न्यूक्लियोटाइड बेसिस कितने हैं, 3164.7, कितने इन टोटल 30,000 जीन्स में। अब डिस्ट्रोफिन में बोला लार्जेस्ट ह्यूमन जीन निकला, तो इसके अंदर उस 3164.7 मिलियन में से कितने बेसिस थे, तो डिस्ट्रोफिन में थे, ये अलग से याद कर लेना, अलग पेन से लिख देते हैं। इसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस थे, 2.4 मिलियन बेसिस हमको देखने को मिले थे। अच्छा, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। और हमारे पास अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है लैक ओपेरॉन।
जो कि है लैक ओपेरॉन। अभी उस पर ध्यान नहीं देना, लैक ओपेरॉन के बारे में जो चीजें बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना है। साइंटिस्ट कौन थे, पहले आते हैं साइंटिस्ट के ऊपर। तो साइंटिस्ट कौन थे, फ्रांसिस जेकब एंड जेकस मोनार्ड। फ्रांसिस जेकब एंड जेकस मोनार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या काम करा था, लैक ओपेरॉन का डिस्कवरी करना, इन्होंने ये चीज करी। और क्या है साथ साथ में, लैक ओपेरॉन की डिस्कवरी के बाद लैक ओपेरॉन क्या है, नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन दिखाता है। ये एक इसका पॉइंट है, ये क्या करता है, ये नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन दिखाता है, नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन ये शो करता है। तो अब इसे समझते हैं, ये हमारे पास ट्रेंड है और इसके अंदर RPOZY ऐसे कर करके अलग अलग साइड्स में ये बना हुआ है। तो R से क्या निकला हमारे पास, ये निकला हमारे पास mRNA, R से निकला हमारे पास mRNA, और ये mRNA आगे जाएगा ताकि O साइड से जो है ट्रांसक्रिप्शन हो पाए। बट इस R पर क्या लग जाएगा, एक रिप्रेसर लग जाएगा। ये जो ऑरेंज बना ये क्या है, ये है रिप्रेसर, ये है रिप्रेसर, और रिप्रेसर की वजह से ये जो है यहां पर नहीं जा पाएगा। तो अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसिडेस, परमीज और ट्रांस एसिटिलेज ये ZY और A साइट के नाम हैं। अब जरा इन्हें हटाते हैं और जरा ये वाला प्रोसेस पूरा बताते हैं। अब एक रिप्रेसर मतलब ये क्या है, ये थीफ है, रिप्रेसर मतलब ये थीफ है। और अब जब वापस से इस R की तरफ से क्या निकलेगा, mRNA, क्या निकलेगा mRNA, और एक अब अलग से मैं यहां पर बताते हैं, ये क्या है, हमारा रिप्रेसर है। बट रिप्रेसर के ऊपर एक इंड्यूसर लग जाएगा, इंड्यूसर, इंड्यूसर क्या है, ये है प्रोटेक्टर। इंड्यूसर क्या करेगा, ये इस रिप्रेसर को इस mRNA पे चिपकने ही नहीं देगा, और अल्टीमेटली ये mRNA O की साइड पे जाएगा और फिर ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को अलाउ करेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन यानी हो जाएगा। तो ये था लैक ओपेरॉन, नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन दिखाता है। और इसी टॉपिक के साथ हमने अपना ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला चैप्टर जो है ये खत्म कर दिया है। इसके बाद हमें अगर इसमें और कुछ बच रहा होगा तो एक बार मैं और बता देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये वाली चीज, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। और ये जो है इसमें सबसे मेन चीज आपको सिग्मा फैक्टर याद रखना है, रो फैक्टर याद रखना है, और जो एंजाइम इसमें यूज हुआ है वो सिर्फ RNA पॉलीमरेज हुआ है, RNA पॉलीमरेज हुआ है। और ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के बीच एक डिफरेंस आता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम की तरह यूज हुआ है और सिग्मा और रो एक अलग फैक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं। बट रेप्लिकेशन में हमारे पास DNA पॉलीमरेज था, RNA पॉलीमरेज था, और हेलिकेज था, और लाइगेज था। तो रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस, प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ DNA, ये दो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो आपको याद करने हैं। और ये वाला चैप्टर यहाँ पर डन होता है। थैंक यू सो मच।